नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सिंह। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। काशी में आज से 18 दिसंबर तक चलने वाले काशी तमिल संगमम की हो रही है शुरुआत। काशी तमिल संगमम के माध्यम से उत्तर और दक्षिण की सांस्कृतिक विरासतों का होगा मेल मिलाप। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विकसित करेगी रामायण, महाभारत, कृष्ण, शक्ति और आध्यात्मिक सर्किट। श्रद्धालुओं को मिलेगी विश्व स्तरीय सुविधाएं। प्रदेश विधानमंडल का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से होगा शुरू। 3 दिवसीय संक्षिप्त सत्र में सरकार पारित कराएगी अपनी जरूरत का अनुपूरक बजट। और भारत को मिली G20 की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने सौंपी G20 की कमान। प्रधानमंत्री ने कहा, वैश्विक कल्याण के लिए करेंगे काम। और अब समाचार विस्तार से। वाराणसी में आज से काशी तमिल संगमम की शुरुआत होगी। 1 माह तक चलने वाले काशी तमिल संगमम के माध्यम से उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियों का मेल मिलाप होगा। यह मेल मिलाप साधारण नहीं है, क्योंकि काशी से कांची तक की सदियों से एक परंपरा रही है। शिव से लेकर शिव तक सैकड़ों साल से तमिलनाडु के श्रद्धालु आकर बाबा भोलेनाथ के दर्शन करते रहे हैं। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति के प्राचीन विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञों, विद्वानों के बीच अकादमी, आदान प्रदान, सेमिनार, चर्चा आदि आयोजित किए जाएंगे, जहां दोनों के बीच संबंधों और साझा मूल्यों को आगे लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति के प्राचीन विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञों, विद्वानों के बीच अकादमिक आदान प्रदान, सेमिनार, चर्चा आदि आयोजित किए जाएंगे, जहां दोनों के बीच संबंधों और साझा मूल्यों को आगे लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसका व्यापक उद्देश्य ज्ञान और संस्कृति की हिंदू परंपराओं को करीब लाना, हमारी साझा विरासत की एक समझ विकसित करना और इस क्षेत्र में लोगों के बीच पारस्परिक संबंधों को मजबूत करना है। तमिलनाडु का और काशी का जो हजारों सालों से जो संबंध है, इस संबंध को समझना, सुदृढ़ करना और ये दोनों के जनजीवन में और साहित्य में, वांग्मय में जो समान भाव है, उसको समझना और नजदीक आना, ये इसका उद्देश्य है। तमिलनाडु से आए समूह काशी की ऐतिहासिक महत्ता को समझेंगे। तमिलनाडु की विभिन्न सांस्कृतिक टोली काशी में अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसके साथ ही छोटे व्यवसायी काशी में अपने व्यापारिक गतिविधियों को आगे ले जाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की समग्र रूपरेखा के साथ आयोजित होने वाले प्राचीन भारत और समकालीन पीढ़ी के बीच एक सेतु का निर्माण करेगा। एक दृष्टि से यह बहुत भाषाओं का एक संगम है, विशेषतः काशी, तमिलनाडु और काशी का संगम है। काशी समागम ज्ञान, संस्कृत और विरासत के हिंदू प्राचीन केंद्रों के बीच की कड़ी को फिर से जोड़ेगा। काशी तमिल संगमम अभियान के विभिन्न पहलुओं, साहित्य, प्राचीन ग्रंथों, दर्शन, आध्यात्मिकता, संगीत, नृत्य, नाटक, योग, आयुर्वेद, हथकरघा, हस्तशिल्प के साथ साथ आधुनिक नवाचार, व्यापारिक आदान प्रदान, एकजुट एवं अगली पीढ़ी की अन्य प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पर भी केंद्रित होगा। तमिल अभ्यागतों के लिए काशी तैयार है काशी और मागल्ला, 2 संस्कृतियों के संगम के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। आने वाले 1 महीने तक लगातार काशी में फिर से एक बार ज्ञान की बात होगी, विज्ञान की बात होगी, नवाचार के नए क्षेत्रों पर शोध होगा और कहीं मध्यम पड़ चुकी उस पुरातन संस्कृति को फिर से काशी की धरती पर उकेरा जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ी ये जान सके कि हमारी पुरातन संस्कृति क्या रही है। अविनाश के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, वाराणसी।
योगी सरकार उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्ताव पास किए गए। कैबिनेट बैठक में नई पर्यटन नीति को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत पुराने महलों को हेरिटेज होटल बनाने में सरकार सहयोग करेगी। संभल में स्टेडियम बनाने को लेकर भी प्रस्ताव पास किया गया। इसके साथ ही यूपी इलेक्ट्रॉनिक नीति में संशोधन और निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। पीजीआई में सीसीयू वार्ड में 12 बेड बढ़ाने का प्रस्ताव भी पास किया गया। राज्य में सोलर नीति लागू करने तथा विद्युत उत्पादन बढ़ाने, रामपुर में एटीएस कमांडो हब बनाने को लेकर भी कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है। सहारनपुर में एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए सिंचाई विभाग की निःशुल्क भूमि दिए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में क्रिटिकल केयर मेडिसिन के 12 अतिरिक्त बेड को जोड़ा गया है। क्रिटिकल केयर में इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि जो सीरियस पेशेंट्स हैं जिनको क्रिटिकल केयर यूनिट की आवश्यकता होती, उसके लिए काफी दिनों से इस बात का प्रयास भी चल रहा था। और वैसे भी हर समय इस बात के लिए कोशिश की जाती है कि एसजीपीजीआई हमारा एक बहुत अच्छा सेंटर है इलाज का, उसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा बेड बढ़ सकें वो बढ़े। और इसमें खासतौर से 12 बेड जोड़ने के लिए आज मंत्री परिषद ने अनुमति दी है। माननीय उच्च न्यायालय में न्यायिक कार्यों को सुगम और सुचारू रूप से संचालन हेतु माननीय न्यायमूर्तियों के सहायतार्थ 135 लाख जो ट्रेनी के पदों पर सापेक्ष कार्यरत हैं, उनका अभी तक का कार्यकाल 1 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की 3 वाहिनियों के उपक्रमशः लखनऊ, प्रयागराज और गोरखपुर में उनके वाहनों की व्यवस्था इसके लिए की गई है, खासतौर से इसकी गति बढ़ाने के लिए। इसमें 244 वाहन नए वाहन क्रय किए जाएंगे और साथ ही साथ जो हमारे निष्प्रयोज्य वाहन उनको भी नीलाम करके उनके स्थान पर भी 250 लाख के नए वाहन भी क्रिएट किए जाएंगे। इसमें उत्तर प्रदेश में 2017 में एक नीति सौर ऊर्जा की बनी थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए और उसमें कुछ और चीजें जोड़ते हुए हमने नई नीति लाने का निर्णय लिया है। इस नीति के तहत हमने कहा है कि आने वाले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का हम उत्पादन करेंगे, जिसमें 14,000 मेगावाट सोलर पार्क और ऐसे ओपन एक्सेस के जरिए हम लेने का हमारा प्रयास है, जनरेट करने का प्रयास है। सोलर रूफटॉप जो आवासीय है रेजिडेंशियल, उससे 4500 मेगावाट और अनावासीय रूफटॉप जो है उससे 1500 मेगावाट सोलर एनर्जी पैदा करने का विचार है। आईटी सिटी के लिए एक परिकल्पना की गई है, जैसे कि आपने लखनऊ में एक आईटी सिटी ऑलरेडी एचसीएल आईटी सिटी के रूप में देखा है। तो नीति में ये भी प्राविधान है कि हर रीजन में पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड में कम से कम एक आईटी सिटी जो है वो हम लोग विकसित करेंगे और उसमें हम कैपिटल सब्सिडी जो दे रहे हैं 25% अप टू मैक्सिमम ऑफ 100 करोड़। तो इतने सीमा तक हम आईटी सिटी ये निजी निवेशक के लिए होगा जो आय विकसित करें। योगी सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में रामायण और महाभारत सर्किट विकसित करने जा रही है। रामायण सर्किट में अयोध्या, चित्रकूट और बिठूर समेत भगवान राम और माता सीता के जीवन काल से जुड़े धार्मिक स्थलों को शामिल किया जा रहा है। इसी तरह कृष्ण सर्किट में मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, बलदेव जैसी भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़े स्थलों को शामिल किया जाएगा। इसी तरह बुद्धिस्ट सर्किट में कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती और रामग्राम सहित भगवान बुद्ध से जुड़े स्थल शामिल होंगे। प्रदेश में शक्तिपीठ सर्किट के भी निर्माण की परिकल्पना की गई है। इसमें विंध्यवासिनी देवी, अष्टभुजा देवी पाटन, नैमिषारण्य, मां ललिता देवी, मां ज्वाला देवी, मां शाकुंभरी देवी, शिवानी देवी और शीतला माता के मंदिरों और सिद्ध पीठों को शामिल किया गया है। महाभारत सर्किट में हस्तिनापुर, कपिल
एछत्र, वरनावा, मथुरा, कौशाम्बी, गोंडा और लाक्षागृह जैसे स्थानों को शामिल करने के लिए चुना गया है। आध्यात्मिक स्थलों को भी सर्किट के रूप में प्रदेश सरकार की योजना है। इसमें गोरखपुर, बलरामपुर, मथुरा, संत रविदास स्थल, मां परमेश्वरी देवी, विधु आश्रम, बटेश्वर और हनुमान धाम को शामिल किया गया है। राज्य सरकार अनुपूरक बजट को पारित करने के लिए विधानसभा और विधान परिषद का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र बुलाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में प्रदेश विधानसभा का सत्र बुलाए जाने को लेकर निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होगा। यह सत्र 3 दिन तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने लोक भवन में बताया कि यह सत्र काफी छोटा होगा और इस दौरान राज्य सरकार अपनी जरूरतों के आधार पर सत्र में अनुपूरक बजट पेश करेगी, जिसे दोनों सदनों से पारित कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया का अपना सफल दौरा संपन्न कर स्वदेश लौट आए हैं। अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने बाली में आयोजित G20 सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने कई देशों के नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकात की। भारत को G20 की अध्यक्षता मिल गई है। G20 समूह की अगली बैठक 2023 में दिल्ली में होगी। 1 दिसंबर को भारत आधिकारिक तौर पर इसके अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लेगा। इससे पहले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक समारोह में G20 की अध्यक्षता सौंपी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्रवाई उन्मुख होगी। G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। हमारी कामना है कि आप सभी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे। दुनिया की सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाओं वाले इस समूह की अध्यक्षता मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन देते हुए कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और क्रिया उन्मुख होगी। हालांकि भारत 1 दिसंबर से आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। G20 का जिम्मा भारत ऐसे समय में ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनाव, आर्थिक मंदी और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों और महामारी के दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है और समूची दुनिया G20 की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है। ऐसे में वैश्विक चुनौतियों का मिलजुल कर समाधान निकालने का पीएम मोदी का आश्वासन आशा की किरण बन जाता है। वहीं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को मित्र देश बताते हुए G20 ट्रोइका के रूप में हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिया है। ओरिएंटेड होगी। अगले 1 साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। I am sure under the leadership of Prime Minister Modi, G20 will keep moving forward. As a friend of India and as a part of Troika, next year Indonesia is ready to support the success of India G20 presidency. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के लाभ को सर्वस्पर्शी और समावेशी बनाए जाने पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि विकास के लाभों को समभाव से मानव मात्र तक पहुंचाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। G20 एजेंडा में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को प्राथमिकता देनी होगी। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमें अपने G20 एजेंडा में विमेन लेड डेवलपमेंट पर प्राथमिकता बनाए रखनी होगी। यह प्राथमिकताएं भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। G20 के आउटकम डॉक्यूमेंट में सतत विकास, जलवायु चुनौती के खिलाफ वित्त पोषण, पोषक आहार और बहुउद्देशीय संस्थाओं में सुधार के प्रधानमंत्री मोदी के विजन को समाहित किया गया है। India worked constructively and cooperated with Indonesia and others towards this goal. You will find
that some of the key outcomes in the outcome document reflect the priorities and vision of Prime Minister. इसके अलावा G20 संयुक्त घोषणा वक्तव्य में हाल के यूक्रेन रूस संघर्ष की पृष्ठभूमि में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश आज का युग युद्ध का नहीं है को भी प्रमुखता से जगह दी गई है। इसे कूटनीतिक मंच पर भारत की बड़ी जीत माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर में समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के मौके पर एक द्विपक्षीय बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिए अपने बयान में कहा था, आज का युग युद्ध का नहीं है। In terms of Prime Minister Modi's leadership, he's definitely shown here at the summit that he has the ability to use his soft diplomacy skills for the greater good. He has been saying previously this is no time for war, and the fact that there is going to be a communique with that language in there is a diplomatic win, a massive, massive diplomatic win. वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी बाली शिखर सम्मेलन के पहले ही सत्र के दौरान दुनिया के मौजूदा घटनाक्रम को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने यूक्रेन में संघर्ष विराम और डिप्लोमेसी पर वापसी की राह तलाशने का सुझाव दिया। बाली शिखर सम्मेलन में पीएम ने G20 की अध्यक्षता हासिल की तो एक के बाद एक तमाम द्विपक्षीय बैठकें कर दुनिया के बड़े देशों के साथ आपसी रिश्तों की मजबूती पर भी बातचीत की। देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से इतर फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी समेत कई अन्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से इतर बाली में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, सतत विकास और आर्थिक सहयोग को बढ़ाए जाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के अपने समकक्ष के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकात की। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग से हुई मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों जैसे ग्रीन इकोनॉमी, नवीकरणीय ऊर्जा, फिनटेक और व्यापारिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के साथ ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूती देने पर भी बात की। इसके अलावा जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों नेताओं ने ग्रीन और सतत विकास पर हाल ही में हुए साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। व्यापार, निवेश, रक्षा और इंफ्रा विकास के क्षेत्र के संबंधों को प्रगाढ़ बनाने पर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। बाली में भारत ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के बीच भी द्विपक्षीय मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समकक्ष एंथोनी अल्बानीज ने दोनों देशों के आपसी हितों के मुद्दे पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने समग्र रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ बनाने के अलावा शिक्षा, नवोन्मेष, समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय मुलाकातों में एक और खास मुलाकात रही यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ। ऋषि सुनक ने हाल ही में ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी ये पहली द्विपक्षीय मुलाकात रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बाली में द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों नेताओं ने व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और आतंकवाद का मुकाबला करने सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इससे पहले G20 के बाली शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने सदस्य देशों के अन्य नेताओं के साथ मैंग्रोव के जंगल का दौरा किया। इस दौरान मैंग्रोव के संरक्षण के साथ ही इंडोनेशिया में पारंपरिक तौर पर जल संरक्षण की विधि की भी जानकारी G20 समूह के नेताओं को दी गई। पारंपरिक तौर पर वहां जल संरक्षण की विधि को सुबक कहा जाता है। सभी आमंत्रित नेताओं ने मैंग्रोव का पौधा भी रोपा। दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौती के बीच G20 ने पर्यावरण को संरक्षित रखने का संदेश भी दिया। इंडोनेशिया द्वारा मैंग्रोव के इस विशेष जंगल में नए पौधों को तैयार करने की नर्सरी और पूरे इकोसिस्टम को समझा। नर्सरी में 63,000 पौधे तैयार करने की व्यवस्था है। इंडोनेशिया ने 2024 तक 6 लाख हेक्टेयर में मैंग्रोव विकसित करने का लक्ष्य रखा है। मैंग्रोव जंगल में ही एक मत्स्य तालाब भी मौजूद है जो कि 1,300 हेक्टेयर में फैला हुआ है। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड
कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मथुरा के वृंदावन में विश्व प्रसिद्ध ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में भीड़ के दबाव के कारण हुए हाल के हादसों को देखने के लिए प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। इसके तहत मंदिर प्रबंधन ने ठाकुर श्री बांके बिहारी के दर्शन का समय भी बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है। मंदिर के प्रशासक सिविल जज जूनियर डिवीजन कोमल शुक्ला ने मंदिर के दर्शन के समय में बढ़ोतरी करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार अब ठाकुर श्री बांके बिहारी जी सुबह और शाम 5.5 घंटे भक्तों को दर्शन देंगे। मंदिर के पट पहले 8 घंटे 15 मिनट खुलते थे। ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के समय में बढ़ोतरी करते हुए शरद ऋतु में सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक और शाम 4 से 9:30 बजे तक मंदिर खोले जाने के आदेश दिए गए हैं, जबकि ग्रीष्म काल में मंदिर खुलने का समय सुबह 7 से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम 5 से रात 10:30 तक निर्धारित किया गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मंगला आरती के दौरान बांके बिहारी मंदिर में भीड़ के दबाव के कारण 2 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी और कई घायल हुए थे। बाद में भी कई बार सप्ताहांत में श्रद्धालुओं में भीड़ के कारण हाल ही में श्रद्धालुओं के बेहोश होने की घटनाएं सामने आई थी, जिसके बाद वृंदावन शोध संस्थान में नगरवासियों के साथ बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में मुख्य रूप से बांके बिहारी मंदिर और आसपास के क्षेत्र में भीड़ को नियंत्रित करना और मंदिर प्रबंधन तथा जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा की व्यवस्था के लिए सुझाव मांगे गए थे। बैठक में ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों के सेवायत, प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी, व्यापारी एवं गणमान्य नागरिकों ने सहभागिता की। नई व्यवस्था के तहत मथुरा और वृंदावन शहर में रजिस्टर्ड ई रिक्शा का ही संचालन होगा, जिन पर स्टिकर और रेट लिस्ट चस्पा की जाएगी। इसका पालन न करने वाले ई रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले पर वाराणसी की डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की तरफ से दायर याचिका में ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने, शिवलिंग पूजा करने और मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने की मांग की गई। इस मामले में बीते 15 अक्टूबर को अदालत में दोनों पक्षों की दलील पूरी हो गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट इस मामले पर यह तय करेगा कि यह मुकदमा सुनवाई योग्य है भी या नहीं। इससे पहले 8 नवंबर और 14 नवंबर को मामले पर आदेश आना था, लेकिन पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण आगे सुनवाई नहीं हो पाई। आगामी होने वाले उपचुनाव, निकाय चुनाव सहित कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बातचीत में बाराबंकी में राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि निकाय और उपचुनावों में भाजपा भारी जीत हासिल करेगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि देश को पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में बांटने का काम कांग्रेस ही ने किया था। कांग्रेस पार्टी ने जाति और धर्म के नाम पर लोगों को सिर्फ तोड़ने का काम किया है। बाराबंकी के राम सनेही घाट क्षेत्र में करवाए गए सड़कों, पानी टंकी, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित करने के बाद सड़कों और पानी की बन रही टंकियों के शिलान्यास कार्यक्रम में राज्य मंत्री बतौर मुख्य अतिथि थे। साथ ही दरियाबाद विधानसभा के अंदर सड़कों, पुलों और पानी की टंकियों का भी शिलान्यास और लोकार्पण यहाँ कर संपन्न हुए हैं और हम सब कोई पूरा विश्वास है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दरियाबाद विधानसभा और जनपद बाराबंकी सहित संपूर्ण उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर निरंतर ऐसे ही अग्रसर रहेगा और जो गाँव, गरीब, नौजवान, किसानों और महिलाओं और कमजोर लोगों को बिना जात पात, मत, मजहब से ऊपर उठकर हम सरकारी योजना का लाभ सबको दिलाने का काम करेंगे। भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट में दिसंबर तक हर घर नल से जल पहुंचाने की तैयारियों का जायजा लेने नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव और जल निगम के एमडी डॉक्टर बलकार सिंह चित्रकूट पहुंचे। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत जिले में चल रही रैपुरा, सिलौटा और चांदी बागड़ परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था, प्रशासनिक अधिकारियों और इंजीनियरों के साथ समीक्षा बैठक कर योजना की प्रगति की प्रतिदिन की समीक्षा कर उसकी रिपोर्ट मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यदायी संस्था को 1 हफ्ते में सभी स्तरों पर आवश्यक सुधार नहीं करने की स्थिति में बर्खास्त करने की चेतावनी भी दी। पत्रकारों से बात करते हुए प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना हर घर से जल से सभी को शुद्ध पानी पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि दिसंबर लास्ट तक हर हाल में लोगों के घर तक पानी पहुंचाने की योजना है। दिसंबर तक ये योजना पूर्ण हो जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुक्रम में ये सभी गांवों को पेयजल से संतृप्त करने की योजनाएं चल रही हैं। उसके निरीक्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों क्रम में आए हैं और उसका निरीक्षण किया गया है। तो काम चल रहा है, हर चीज में किसी क्षेत्र में आगे हैं, किसी में पीछे हैं। उसके लिए हम समुचित निर्देश जारी किए गए। हाँ, कहीं हो जाता है आगे पीछे, लेकिन दिसंबर तक मुझे लगता है कि इसका काम हो जाएगा, दिसंबर में। फतेहपुर में डेंगू रोगियों के इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में शासन के निर्देश पर डेंगू डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया है। यहां डेंगू मरीजों के लिए 32 बेड रिजर्व किए गए हैं। साथ ही ब्लड बैंक और पैथोलॉजी लैब व्यवस्थित की गई है। जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में 32 बेड तैयार करने के साथ सभी CHC PHC प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मरीज की तुरंत जांच कर इलाज किए जाए। डेडिकेटेड अस्पताल में पर्याप्त दवाइयां, ORS की उपलब्धता की गई है। प्लेटलेट्स की कमी न हो, इसके लिए ब्लड बैंक और पैथोलॉजी को डेडिकेटेड अस्पताल से लिंक किया गया है, ताकि भर्ती होने वाले डेंगू मरीजों को ब्लड जांच के लिए भागदौड़ न करनी पड़े। साथ ही डेंगू जांच के लिए जिला अस्पताल को पर्याप्त रैपिड किट उपलब्ध कराई गई है। CMO डॉक्टर सुनील भारती ने बताया कि आने वाले सभी संदिग्ध मरीजों की जांच की जा रही है और डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर डेडिकेटेड अस्पतालों में भर्ती किया जा रहा है। अभी तक लगभग 70 मरीजों की डेंगू पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और वर्तमान में 10 मरीज भर्ती हैं। सभी जागरूक करने के लिए डॉक्टर्स की टीम भी लगाई गई है। और आज की डेट में 9 केसेस वहाँ भर्ती हैं और हमारे यहाँ 23 बेड वहाँ अभी खाली हैं। वहाँ पर स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है, मच्छरदानी लगी हुई है वार्ड्स के अंदर, और इसके अंदर जन जागरूकता फैलाने के लिए ये भी सबको बताया जा रहा है कि जो है इसमें पानी की कमी होती है और आदमी जो है पर्याप्त मात्रा में पानी ले। ORS हर जगह पे है। बुखार को ना बढ़ने दे, बुखार के लिए गोलियाँ हैं। तुरंत बुखार आते ही पास में जो भी सब सेंटर है या हेल्थ वेलनेस सेंटर है या एडिशनल PHC है, वहाँ जाकर जाँच करा ले। तो इस तरीके से पर्याप्त व्यवस्था हर स्तर पर की गई है। जांच के लिए डेंगू के जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है, एक किट होती है, उसका सब सेंटर लेवल तक वो मौजूद है। आज की डेट में हर PHC CHC पर मौजूद है। जिला अस्पताल में भी हमने उपलब्ध करा दिया है। कभी भी आदमी किसी भी टाइम जाके इलाज करा सकता, कभी वो टेस्ट करा सकता। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। काशी में आज से 18 दिसंबर तक चलने वाले काशी तमिल संगमम की हो रही है शुरुआत। काशी तमिल संगमम के माध्यम से उत्तर और दक्षिण की सांस्कृतिक विरासतों का होगा मेल मिलाप। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विकसित करेगी रामायण, महाभारत, कृष्ण, शक्ति और आध्यात्मिक सर्किट। श्रद्धालुओं को मिलेगी विश्व स्तरीय सुविधाएं। प्रदेश विधानमंडल का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से होगा शुरू। 3 दिवसीय संक्षिप्त सत्र में सरकार पारित कराएगी अपनी जरूरत का अनुपूरक बजट। और भारत को मिली G20 की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने सौंपी G20 की कमान। प्रधानमंत्री ने कहा, वैश्विक कल्याण के लिए करेंगे काम। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।